नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम लॉ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे रिट्स की। रिट्स क्या होती हैं, रिट्स की जरूरत क्यों महसूस हुई, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इंडियन जुडिशरी में रिट्स का कितना बड़ा रोल है, कौन रिट को जारी कर सकता है और रिट्स के बारे में कहां दिया गया है। आज इनके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। रिट्स को जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां दिए गए हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। उदाहरण के लिए आपको कोई कार दे दी जाए, आपको कोई घर दे दिया जाए, आपको यह बता दिया जाए कि आप इस घर के, इस कार के एब्सोल्यूट ऑनर हैं, लेकिन आप उस घर को यूज नहीं कर सकते, उसमें प्रवेश नहीं ले सकते, आप उस कार को चला नहीं सकते, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या वो घर, वो कार आपके किसी काम का है? नहीं। सेम ऐसे ही अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उनके साथ उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल डिटेंशन। अगर आपको स्टेट में कोई पुलिस आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लेती है तो आप कहां जाएंगे? ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया जाए जो कि किसी अथॉरिटी के जुरिडिक्शन के बाहर की चीज हो और या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर रहा हो, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? इन्हीं चीजों के लिए रिट्स को बनाया गया है। आइए जानते हैं रिट्स की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, रिट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते तो रिट्स की जरूरत पड़ती है। रिट्स की मदद से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर चेक्स और बैलेंसेस को मेंटेन किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिट्स की मदद से डेमोक्रेसी बनी रहती है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 32 की। दरअसल आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है और 12 से 35 के बीच में ही आर्टिकल 32 भी फॉल करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये जो राइट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट्स है। यदि किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 को यूज करके वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। और आर्टिकल 32 को इसी वजह से हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। दोस्तों, जो पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वैसी ही पावर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी दी गई है। आर्टिकल 226 भी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। कोई भी आर्टिकल 226 को यूज करके डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स इशू करा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपके पास ये वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। वहीं आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट के अलावा हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 क्योंकि पार्ट 3 में फॉल करता है तो अपने आप में ही ये एक फंडामेंटल राइट है। हालांकि आर्टिकल 226 में जो रेमेडी दी गई है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आइए जानते हैं कि रिट्स दरअसल कितने प्रकार की होती। दोस्तों, 5 तरह की रिट्स होती हैं: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। अगर आपको रिट का नाम याद रखने में थोड़ी तकलीफ होती है तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं: हमारी मोहब्बत चाहत प्रोहिबिट क्यों। एच से हबीस कॉर्पस, एम से मैंडेमस, सी से सर्शियरी, प्री से प्रोहिबिशन और क्यू से क्वो वारंटो। आइए इन रिट्स की डिटेल के बारे में जानते हैं।
आइए सबसे पहले हबीस कॉर्पस के बारे में जानते हैं। हबीस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी या टू प्रोड्यूस ए बॉडी। तो ये रिट दरअसल सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और सबसे वाइडली यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? इलीगल डिटेंशन के लिए। आपको कोई पुलिस, कोई एजेंसी बिना किसी जुर्म के, बिना आपका जुर्म बताए गिरफ्तार कर ले, आपको डिटेन कर ले, तो आप छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को हबीस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिट को कोई भी यूज कर सकता है। जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसका फैमिली मेंबर या फ्रेंड कोई भी रिट इशू करा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकते हैं और उस व्यक्ति को रिलीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन पुलिस वाले भाई साहब ने बिना किसी जुर्म के इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको कोई भी जुर्म नहीं बताया गया। दरअसल इनका कोई पर्सनल मोटो था, पर्सनल इनकी कोई दुश्मनी थी जिसके तहत इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब क्या करेंगे? अब आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से रिट इशू कराकर इस व्यक्ति को रिलीज करा सकते हैं। दोस्तों ये जानते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हबीस कॉर्पस रिट को इशू नहीं कराया जा सकता। 4 कंडीशंस हैं। जब डिटेंशन लॉफुल हो, यानी जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसे लॉफुल डिटेन किया गया हो, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में उसको डिटेन किया गया हो, या फिर वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला हो उसके लिए उसे डिटेन किया गया हो, उस व्यक्ति ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो, तब इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। डिटेंशन यदि कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बाहर है तो भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता, और यदि डिटेंशन कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया है तो भी आप हबीस कॉर्पस को जारी नहीं करा सकते। आइए जानते हैं इससे रिलेवेंट केस लॉ क्या है। दोस्तों केस लॉ जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना केस लॉ के रिट इज लाइक बॉडी विदाउट सोल, यानी गुलाब जामुन विदाउट चाशनी। तो केस लॉ को समझते हैं। सबसे पहला केस लॉ है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दरअसल इस केस में क्या हुआ था, 1953 का ये केस है। इसमें रुदुल शाह को उसकी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल बाद यानी 1968 को एडिशनल सेशन जज ने कि उनको रिलीज कर दिया जाए, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन 1982 तक उन्हें बरी नहीं किया गया, उनको जेल में ही रखा गया। और 1982 में जब ये केस मीडिया में हाईलाइट हुआ तब उनको हबीस कॉर्पस रिट इशू करके रिलीज कराया गया। आइए जानते हैं अपनी दूसरी रिट के बारे में, विच इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम ऑर्डर दे रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कोई भी व्यक्ति जो कोई पब्लिक ऑफिसर है वो अपनी यदि ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे आप पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करा सकते हैं। इस रिट को ट्रिब्यूनल्स, स्टैच्यूरी, यूनिवर्सिटीज, बैंक कहीं भी यूज किया जा सकता है जहां किसी व्यक्ति का, किसी पब्लिक ऑफिसर का ये ऑब्लिगेशन है कि उसे एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है तो आप मैंडेमस जारी करा सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है मैंडेमस लगाने की, कि उस व्यक्ति की कोई पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए जो कि लॉ के हिसाब से उसे परफॉर्म करना जरूरी है। केस लॉ की अगर बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। दरअसल हुआ क्या था, लोटस होटल्स अपना एक होटल बना रहे थे जिसके लिए गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने उन्हें प्रॉमिस किया लोन देने के लिए और कुछ एक अमाउंट लोन का दे भी दिया। लेकिन उसके बाद कोई कंप्लेंट हुई, होटल के प्रमोटर्स को लेके कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और फाइनली गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अपना वादा जो उन्होंने लोन देने का किया था वो पूरा नहीं किया, कुछ एक अमाउंट होल्ड कर दिया। फिर लोटस होटल पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मैंडेमस रिट जारी कराई और गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जो बचा हुआ लोन का अमाउंट था वो भी देना पड़ा। कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जो ड्यूटी है, आपने जो ड्यूटी प्रॉमिस की है, आप उसे परफॉर्म कीजिए। हालांकि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि लोटस होटल की तरफ से जो काउंसिल अपीयर किए थे वो थे मिस्टर FS नरिमन। तो यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर रहे हैं वो हिंदुस्तान के। आइए जानते हैं अपनी तीसरी रिट के बारे में जो है सर्शोरारी। सर्शोरारी का लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी
जब भी लोअर कोर्ट्स कोई ऐसी जजमेंट दे देते हैं जो कि इलीगल होती है या फिर लॉफुल नहीं होती या फिर गलत जजमेंट होती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उन जजमेंट्स को करेक्ट करे। उन जजमेंट्स को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन किस लिए देते हैं कि आप अपने केस के रिकॉर्ड को सबमिट कीजिए हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके बाद वो सर्चोरारी रिट को इशू करके उस जजमेंट को करेक्ट करते हैं। हाई कोर्ट्स इस रिट्स के हिसाब से गलत जजमेंट पर बेसिकली चेक बना के रखते हैं। और जजमेंट गलत कब हो सकता है? जब या तो ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड कर दिया कोर्ट ने, या उसकी ज्यूरिडिक्शन में वो चीज ही नहीं थी जिसके लिए जजमेंट दिया गया, या फिर ज्यूरिडिक्शन जो है वो लॉ के हिसाब से नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो जजमेंट किसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को वायलेट करता है। तो ऐसी स्थिति में सर्चोरारी रिट को इशू किया जाता है और उन जजमेंट्स को क्वैश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। केस लॉ की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी 1959 का ये केस है। इसमें जो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव थे, इनका अपना एक ट्रांसपोर्ट का काम था और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि वो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होगा वो उसको आंध्र प्रदेश में नेशनलाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगाए, इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, इनके ऑब्जेक्शन को नहीं माना गया, डिसमिस कर दिया गया, और उसके बाद अपीलेंट ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया एपीएसआरटीसी के फेवर में और फिर उसी जजमेंट को लेके वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को कैश करते हुए, सर्चोरारी के रिट जारी करते हुए उस जजमेंट को खारिज कर दिया और अपीलेंट के फेवर में निर्णय दिया। एक ही ऐसा ही केस और है AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस लॉ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और खासकर वो स्टूडेंट्स जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये केस लॉ टिप्स पे होने चाहिए। आइए जानते हैं अपनी अगली रिट के बारे में जो कि है प्रोहिबिशन। दरअसल ये रिट भी सर्चोरारी से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोहिबिशन के रिट को पहले जारी करवाया जाता है, जजमेंट आने से पहले। अगर आपको लग रहा है कि जजमेंट गलत दे रहा है कोई लोअर कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको वहीं पे रोक लेगा, प्रोहिबिट कर देगा। इसके लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हैं कि केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप हमें सबमिट कीजिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली लोअर कोर्ट्स को गलत जजमेंट देने से रोकते हैं। तो अगर आप प्रोहिबिशन और सर्चोरारी में अंतर देखना चाहते हैं, अंतर याद करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे याद कीजिए, P से प्रिवेंशन और C से क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रोहिबिशन जजमेंट देने से पहले लगाई जाती है और जब गलत जजमेंट आ गया तो उसके बाद सर्चोरारी रिट को इशू किया जाता है। आइए जानते हैं अपनी अगली रिट के बारे में जो है को वारंतो। इसका अगर लिटरल मीनिंग जाने तो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो जैसे इसके मतलब से आप समझ पा रहे हैं, कोर्ट बेसिकली पब्लिक ऑफिसर से ये पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से वो पोजीशन होल्ड कर रखी है जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को ये अपनी अथॉरिटी प्रूव करने के लिए कह सकते हैं, और यदि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से उस ऑफिस को ऑक्युपाई किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑफिसर के डिफेक्टिव टाइटल को हटा सकता है और पब्लिक ऑफिसर को यह बोल सकता है कि आप इस ऑफिस को वैकेट कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक रिट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई और अन्य जानकारी रिट्स से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।